आज की क्लास रहेगी हमारी शाहपुरा जिले की क्लास रहेगी। अच्छा, आप लोगों को मैंने शनिवार को होमवर्क कंप्लीट करना दिया था और मैंने कहा था कि जितने जिले करवाए हैं उतने याद भी होने चाहिए। ये बात दोनों बातें कही गई थी आपको शनिवार को, तो सारे बच्चे याद करके आए हो? होमवर्क कंप्लीट है सभी का? ठीक है, किस किस का कंप्लीट नहीं है? चलो आपसे तो मैं बात करता हूँ इस क्लास के लास्ट में, ओके? जिनका कंप्लीट नहीं है उनसे। तो चलो बेटा, अपने को पढ़ेंगे जो सबसे पहला जो जिला आज का हम पढ़ेंगे वो हेडिंग लगाइए बेटा, शाहपुरा जिला। आज का जो जिला है हमारा वो है शाहपुरा जिला। तो शाहपुरा की अगर हम बात करें बेटा, तो शाहपुरा आपने पढ़ा होगा जब राजस्थान में एकीकरण के समय आप 3 ठिकाने, 19 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हो, अजमेर मेरवाड़ा। उस समय हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। तो पहला ही प्रश्न है कि प्राचीन काल में या रियासत कालीन समय में, मैं रियासत कालीन समय लिख देता हूं बेटा, कि रियासत कालीन समय में, रियासत कालीन समय में यह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी बेटे, सबसे छोटी रियासत। क्योंकि इससे जो आपका प्रश्न बनेगा वो युगम में पूछा जाएगा बेटा। इसका जो प्रश्न है वो आपका युगम में पूछा जाएगा कि देखो, प्रश्न ऐसे बनेगा कि निम्न में से, निम्न में से कौन सा युगम, निम्न में से कौन सा युगम राजस्थान की नवीनतम, सॉरी सबसे छोटी और बड़ी, इसमें बात करेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत के संदर्भ में, के संदर्भ में सही है, ऐसा प्रश्न आएगा कि सही है। अब वो आपको क्या करेगा बेटा, ऑप्शन में ऐसे लिखेगा, देखो जैसे उसने सबसे पहले लिख देगा शाहपुरा, ठीक है बेटा, और यहां लिख देगा वो मेवाड़, समझ गए बेटा। बी में वो लिखेगा मारवाड़ और दूसरा लिखेगा मेवाड़, तीसरा जो लिखेगा वो लिखेगा मारवाड़ और एक लिख देगा बेटा वो टोंक, और डी में लिखेगा मारवाड़ और शाहपुरा। समझ गए मेरे आप बात को? तो अब यहां से ऐसा प्रश्न जब बनता है कि निम्न में से कौन सा युगम राजस्थान की सबसे बड़ी व छोटी रियासत के संदर्भ में सही है, युगम पूछ रहा है, तो शाहपुरा ठीक है, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत तो है, लेकिन मेवाड़ सबसे बड़ी रियासत नहीं थी। मेवाड़ भी अपने राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है या सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली रियासत है। मारवाड़ मान लिया कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत तो है बेटा, पर मेवाड़ राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थोड़ी ना है। तो ये तो राजस्थान की क्या है, सबसे प्राचीन रियासत है। फिर बात करें कि मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत तो है, लेकिन टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, एकमात्र मुस्लिम रियासत है ये। तो इसका मतलब ये युगम भी सही नहीं है। और अगला युगम है डी, तो ये तो अपने आप सही होना ही है, ठीक है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और सबसे छोटी रियासत कौन सी है बच्चों? शाहपुरा। क्वेश्चन को ऐसे का ऐसा ही उतार दो, क्वेश्चन को ऐसे का ऐसा ही उतार दो।
ये सारे इनके जो लिखे हैं ना बेटा, मेवाड़ सबसे प्राचीन है, मेवाड़ प्राचीन, ये बड़ी, मारवाड़ बड़ी, ये राजस्थान की मुस्लिम रियासत, और ये सारी बातें लिख देना। बड़ी छोटी रियासत। उतार दिया बेटा। लिख लिया, बना दिया बेटा प्रश्न। ठीक है, ये तो हमने रियासत कालीन समय की बात की है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लाइन और लिखना बेटा 9 लाइन में। हाँ, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लो। शाहपुरा शहर की स्थापना, शाहपुरा शहर की स्थापना 1629 में हुई बेटा। शाहपुरा शहर की स्थापना 1629 में हुई, 1629 में हुई थी। ठीक है बेटा। अब नई लाइन से ऐसे एक एक लाइन में लिखना है इसका विवरण। लिखो, शाहपुरा जिला, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा से बनाया गया। मतलब कौन से जिले का क्षेत्र बनाया गया है? भीलवाड़े, भीलवाड़ा जो जिला है इसके क्षेत्र से बनाया गया है शाहपुरा जिला। मतलब केवल एक ही, केवल एक ही जिले से इसका निर्माण हुआ, वो कौन सा बेटा? भीलवाड़ा। संभाग लिखो बेटा, शाहपुरा, हाँ याद हो गए होंगे बेटा ये संभाग तो शाहपुरा, और ये इसका जो संभाग है वो लिख देना बेटा अजमेर। और अजमेर के सारे जिले आप लोगों को याद है कि इसमें कितने जिले आते हैं बेटा? 7 जिले आते हैं। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, टोंक, नागौर, कुचामन, डीडवाना, है ना, ये 7 जिले इसमें आते हैं। तो इसका संभाग होगा, हो जाएगा कौन सा? अजमेर। ठीक है। अब ये जो शाहपुरा है, शाहपुरा जो जिला है इसमें कितने उपखंड हैं? इसके अंतर्गत कितने उपखंड बनाए गए हैं और कितनी इसके अंतर्गत तहसील है? ठीक है बेटा, इसमें कितनी तहसील है ये आपको लिखना है। तो उपखंड लिख दो बेटा 5 और तहसीलें लिख दो 6। उपखंड 5 है और तहसीलें कितनी है इसके अंतर्गत? 6 तहसीलें आती है। देख लिया, तहसीलें कितनी आती है? 6 तहसीलें आती है। अब इसमें लिखना बेटा उपखंड लिखो, एक तो शाहपुरा हो ही जाएगा, शाहपुरा नंबर 1। नंबर 2 लिखना बेटा जहाजपुर, जहाजपुर।
जहाजपुर। नंबर 3 लिखना बेटा फूलिया कला, फूलिया कला। फूलिया कला। और नंबर 4 लिखना बेटा बनेड़ा, बनेड़ा। और लास्ट लिख दीजिए बेटा कोटड़ी, कोटड़ी। तो ये जो है आपके 5 उपखंड है, बाकी सारे के सारे सेम है। जहाजपुरा में, जहाजपुर जो जहाजपुर में जहाजपुर व काछोला ये 2 तहसीलें आती है, जहाजपुर और काछोला। और बाकी जो तहसीलें हैं वो सेम की सेम रहेगी। शाहपुरा, फूलिया कला, बनेड़ा और इसके बाद में कोटड़ी, ये सेम रहने वाली है कि इसके अंतर्गत कितनी तहसीलें आती है और कितने उपखंड आते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें लिख लो सीमा भी। ये जो हमारा शाहपुरा जिला है, ये हमारा जो शाहपुरा जिला है, इसकी सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो लिख दो बेटा 5 जिलों के साथ सीमा लगती है। केकड़ी, टोंक, उसके बाद में बूंदी, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और एक हो जाएगा भीलवाड़ा। बना दो, ऐसे बना दो। ये लगभग दिशा भी सही है बेटा, ऊपर केकड़ी लगता है, इधर टोंक है, इधर बूंदी है, नीचे चित्तौड़गढ़ है, इधर पश्चिम में भीलवाड़ा सीमा बनाता है इसके साथ। ऐसा चित्र भी बना दीजिए, क्योंकि थोड़ा अनुमानित इस चित्र से ही रहेगा बेटा आपको। बना दिया बेटा? अगर ये आपने चित्र बना दिया है तो नेक्स्ट आपको सबसे पहला लिखना है, अब इसकी विशेषता आपने को लिखनी है कि शाहपुरा की क्या क्या विशेषता है। चित्र बनाए वो सभी ने बनाए? यस एंड नो? बनाओ फिर। हाँ, आप पीछे खड़े हो, आओ इधर आओ। आगे आ जाओ इधर। बाकी लिखो रे कि शाहपुरा फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। इधर नीचे जाके आना, ठीक है? आप ये पानी एक्सचेंज करके ले आओ और आप भी पानी पी के आओ। लिख लिया शाहपुरा फड़ चित्रण, शाहपुरा फड़ चित्रण हेतु क्या है बच्चों? प्रसिद्ध है। शाहपुरा फड़ चित्रण हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। दूसरा लिखना बेटा, इसकी जो बनेड़ा तहसील हम लोगों ने पढ़ी है ना, बनेड़ा, तो दूसरा लिखना है बनेड़ा के महल, बनेड़ा के महल। एक बनेड़ा का दुर्ग भी है क्या बेटा? बनेड़ा दुर्ग है क्या? नहीं है? बनेड़ा दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित। आप नहीं पढ़ते क्या राजस्थान के 52 पता नहीं 54 गिरी दुर्गों में से 32 गिरी दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? 84 है ना? हाँ, जितने भी दुर्ग है उनमें से 32 का माना जाता है क्या?
कभी निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाए, तो ये एक आगे मैं बताऊंगा कि बनेड़ा दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है, लेकिन ये है बनेड़ा के महल। तो ये लिखना बेटा, बनेड़ा के महल सरदार सिंह द्वारा निर्मित है, सरदार सिंह द्वारा निर्मित है। जबकि बनेड़ा दुर्ग जबकि बनेड़ा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। जबकि बनेड़ा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों ने प्रजामंडल पढ़े हैं बेटा, तो आपको याद होगा कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। एक आपने हुरडा सम्मेलन का नाम सुना है, क्यों हुआ था? तो लिखना बेटा, हुरडा सम्मेलन हुरडा सम्मेलन 1734 में शाहपुरा में हुआ। 1734 में शाहपुरा में हुआ। हुरडा सम्मेलन 1734 में शाहपुरा में हुआ। ठीक है, वो लिखी थी राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। दूसरा लिखना, केसरी सिंह बारठ का संबंध प्रसिद्ध क्रांतिकारी है ना केसरी सिंह बारठ, तो लिखना बेटा, केसरी सिंह बारठ का संबंध केसरी सिंह बारठ, पहले हम लोग भीलवाड़ा से पढ़ते थे ना बेटा, अब लिख देना शाहपुरा जिले से है। एक आधा प्रश्न ऐसा आता है ना कि इनका संबंध किस जिले से है, तो ये लिख देना बेटा, शाहपुरा जिले से है। केसरी सिंह बारठ का वर्तमान में संबंध पूछा जाए तो कौन से जिले से हो जाएगा बेटा? शाहपुरा जिले से हो जाएगा। अब लिखो, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ, राम स्नेही संप्रदाय, जैसे अपने निम्बारक संप्रदाय की और अलग अलग पढ़ते हैं ना, ये सलेमाबाद ये वो, तो उस प्रकार से राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठ शाहपुरा में है। शाहपुरा में है। इसके प्रमुख प्रवर्तक इसके रामचरण जी थे। रामचरण जी हैं या थे ऐसे लिख देना, इसके प्रमुख प्रवर्तक रामचरण जी थे। इसके बाद में लिखना बेटा, फूल डोल महोत्सव, फूल डोल होली के उत्सव पर होता है क्या ये महोत्सव? फूल डोल महोत्सव शाहपुरा में मनाया जाता है। फूल डोल जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है बेटा? ठीक है, नहीं अभी आपको लिखना है ये शाहपुरा।
बनेड़ा दुर्ग शाहपुरा। ठीक है, इसके बाद में लिखना बेटा चमना बावड़ी, चमना बावड़ी, और चमना बावड़ी में लिखना बेटा शाहपुरा में स्थित है, चमना बावड़ी शाहपुरा में स्थित है। इसका निर्माण इसका करवाया था बेटा उम्मेद सिंह ने। ठीक है बेटा, बस ये आप लोगों को कौन सा जिला याद रखना है, शाहपुरा। अब मैं आप लोगों को इसके जो और प्रमुख जो विशेषता है वो बता देता हूं। जैसे एक प्रश्न लिखना बेटा, आप लोग प्रश्न लिख लो, 2-4 प्रश्न बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे, या मैं प्रश्न सुना दूं आपको, सुना दो, पहले सुन लो आराम से कि आपको उत्तर आ रहे हैं, पहले इसको रिपीट करते वापस से, फिर आपको उत्तर बिना देखे बताने बेटा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कौन से जिले की, शाहपुरा, नवीनतम नवीन निर्मित जिला है हमारा शाहपुरा, राजस्थान के सबसे क्या है बेटा, ये छोटी रियासत थी, रियासत काल में यह राजस्थान की सबसे, हाँ छोटी रियासत भी है, नवीनतम भी। निम्न में से कौन सा युगम राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे छोटी रियासत के संदर्भ में सही है, ठीक है बेटा। तो अब आपको ऑप्शन है, ए शाहपुरा और मेवाड़, बी है मारवाड़ और मेवाड़, सी है मारवाड़ और टोंक, और डी है मारवाड़ और शाहपुरा। तो सही हो जाएगा मारवाड़ और शाहपुरा। इस प्रश्न को मैं अगर थोड़ा सा और बदलू ना बेटा, तो मैं यहाँ लिखूं राजस्थान के सबसे छोटी, राजस्थान की कर्मश, अगर मैं यहाँ पर ये शब्द लगा देता हूं ना बेटा कर्मश, तो आपका ये उत्तर जो है वो भी क्या रहेगा, सबसे पहले बड़ी पूछा ना, छोटी, सबसे छोटी, बड़ी और छोटी, तो भी उत्तर ये क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन कहीं पर ऐसे लिखा हुआ आ जाए, कौन सा, शाहपुरा, और एक आ जाए मारवाड़, ठीक है बच्चों, ऐसे ऑप्शन हो जाए, तो देखो ऑप्शन तो सही है, वैसे ऑप्शन तो ये सही है शाहपुरा और मारवाड़, लेकिन यहां इसने क्या लिखा रखा है, कर्मश। कर्मश का मतलब पहले आपको क्या बतानी है, छोटी रियासत, और उस सॉरी पहले कौन से बतानी है, बड़ी, उसके बाद में कौन से बतानी है, छोटी रियासत। तो ये कौन सी है बेटा, ये तो छोटी है, तो ये युग्म हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। अगर कर्मश उसमें लग जाता है, कर्मश का मतलब कर्म से आपको बताना है, पहले बड़ी लिखी हो तो पहले बड़ी बताओ, छोटी लिखी हुई तो छोटी बताइए। फिर हमने पढ़ा था कि शाहपुरा शहर की स्थापना कब होती है बेटा, 1629 में होती है। शाहपुरा जिला किस जिले से बना है बेटा, भीलवाड़ा से बना है। शाहपुरा कौन से संभाग में आता है, अजमेर संभाग में आता है। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं, शाहपुरा में 5 उपखंड और तहसीलें कितनी है, 6 है, 5 उपखंड और 6 क्या है इसमें तहसीलें हैं। और एक ही हम लोगों ने पढ़ा कि जहाजपुर में अपने को काछोला तहसील पढ़नी है बेटा, जहाजपुर जो उपखंड है उसमें अपने जहाजपुर भी पढ़ेंगे, अपने लोग जब मैदान पढ़ेंगे ना, पूर्वोत्तर का मैदान पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जब मैदान पढ़ेंगे तो शाहपुरा, ये जहाजपुर आएगा। एक हम कोई पठार पढ़ेंगे तो भी जहाजपुर का उल्लेख करेंगे। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा कथोड़ी भाषा, है ना, कथोड़ी क्षेत्र भी है ना, कथोड़ी जनजाति भी है, ठीक है। तो ये उनके बारे में भी जहाजपुरा से संबंधित है, तो वो सारी बातें करेंगे। तो देखो पहले उपखंड हो जाएगा शाहपुरा, दूसरा है जहाजपुरा, फूलियाबास, बनेड़ा और कोटड़ी, ये इसके उपखंड है। लेकिन एक जहाजपुर में आपको काछोला तहसील याद रखनी है, और बाकी ये 6 की 6 क्या हो जाएगी, तहसीलें हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि इसकी जो सीमा लगती है, शाहपुरा जिले की जो सीमा है वो कौन कौन से जिलों के साथ लगती है, कितने जिलों के साथ लगती है, 5 जिलों के साथ लगती है। अब कौन कौन से हो जाएंगे, केकड़ी है, टोंक है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, और भीलवाड़ा से इसकी सीमा लगती है। फिर हमने पढ़ा कि शाहपुरा जो है वो फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। बनेड़ा के महल सरदार सिंह द्वारा निर्मित है, बनेड़ा तहसील भी है बेटा, इसका उपखंड भी है। बनेड़ा दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था बेटा, ठीक है। बनेड़ा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। जैसे सिरोही में इन्होंने बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया था, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और एक शाहपुरा वाले क्षेत्र में इन्होंने कौन सा करवाया था, बनेड़ा दुर्ग का निर्माण करवाया था।
इसके अलावा हमने पढ़ा कि शाहपुरा पर्यटन मंडल की स्थापना 1938 में हुई। हुडा सम्मेलन 1734 में शाहपुरा में हुआ। केसरी सिंह बारठ का संबंध शाहपुरा जिले से है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में है। इसके प्रमुख प्रवर्तक रामचरण जी रहे थे। फूलडोल महोत्सव जो है वो शाहपुरा का प्रसिद्ध है। चमना बावड़ी जो है वो कहां पर है? शाहपुरा में। और किसके द्वारा बनाई गई है? पहला प्रश्न उन्होंने बनाया है बेटा कि एक बावड़ी और लिखना बेटा, बाई जी की बावड़ी, बाई जी की बावड़ी, हाँ नहीं इसी में लिख लो, बाई जी की बावड़ी, ये भी आप लिख दो बेटा शाहपुरा। बावड़ी तो जानते हो ना बेटा, बावड़ी किसे कहते हैं? बावड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप वेल। क्या बोलते हैं? स्टेप वेल मतलब सीढ़ियां। स्टेप वेल मतलब सीढ़ी। तो ध्यान रखना, जो सीढ़ियों वाला कुआं होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बावड़ी कहते हैं। ठीक है ना? स्टेप वेल मतलब बावड़ी, सीढ़ियों वाला कुआं क्या कहलाता है? बावड़ी कहलाता है बेटा। ठीक है? बहुत सारी बावड़ी है ना, अपने रानी जी की बावड़ी पढ़ते हो, तो कोई कलात्मक बावड़ी है, चित्रात्मक जिसमें चित्र या कलाएं ज्यादा की गई है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो अब पहला ही प्रश्न इन्होंने बना रखा है, देखना कि बाई जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी शाहपुरा, ऑप्शन सी सलूम्बर, ऑप्शन डी ब्यावर। ऑप्शन दूसरा सुनना बेटा, चमना बावड़ी किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा और सलूम्बर। शाहपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न सुनना, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी बेटा? 1938 में हुई। और इसके बाद में अपने बात करें कि राजस्थान में हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब व किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए सुनना, 1734 उदयपुर जिले में, 1735 भीलवाड़ा जिले में, 1734 शाहपुरा में और 1736 जोधपुर में। 1734 शाहपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न सुना, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत एवं बड़ी रियासत के युगम का चयन कीजिए। तो बड़ी छोटी कौन कौन सी? शाहपुरा और मारवाड़। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करें कि राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए अनूपगढ़, ऑप्शन बी सलूम्बर, ऑप्शन सी शाहपुरा, ऑप्शन डी दूदू। शाहपुरा से। अगला प्रश्न सुनना, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ किस जिले में है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन डी डीग हो जाएगा, ऑप्शन सी शाहपुरा, ऑप्शन डी फलोदी। शाहपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न सुनना बेटा, चैत्र मास में आयोजित फूलडोल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन ए शाहपुरा, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी सलूम्बर। शाहपुरा। इसके बाद में राजस्थान में फड़ चित्रकला किस स्थान की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, शाहपुरा, उदयपुर या सलूम्बर। शाहपुरा। इसके बाद में कुंभा द्वारा निर्मित बनेड़ा किला किस जिले में है? शाहपुरा, सिरोही, भीलवाड़ा और राजसमंद। शाहपुरा में। और इसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया, शाहपुरा ब्रैकेट में लिखा हुआ भीलवाड़ा, शाहपुरा और ब्रैकेट में लिखा हुआ भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो दादू, राम स्नेही, परनामी और निम्बारक। राम स्नेही। इसके ये क्या बनेंगे बेटा? 10-12 प्रश्न बनेंगे। तो ये आपका जिला हो गया कौन सा? शाहपुरा जिला। नेक्स्ट जिला लगाइए बेटा सांचौर। अगला जो जिला अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है सांचौर जिला। अगला जो आपका जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? सांचौर। सबसे पहले तो लिखो सांचौर का प्राचीन नाम। क्या नाम है बेटा सांचौर का? प्राचीन नाम। सत्यपुर। सांचौर का प्राचीन नाम है बेटा सत्यपुर। उपनाम लिखो इसको, राजस्थान का पंजाब। उपनाम ये है आपका राजस्थान का पंजाब कहते हैं इसे।
उपनाम है। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं बेटा? पंजाब कहते हैं। इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। लिख लिया। इसके बाद में लिखना बेटा संभाग। संभाग लिख देना बेटा। कौन सा संभाग हो जाएगा इसका? पाली संभाग हो जाएगा। तो आप बताओ बेटा शाहपुरा का इसका जो सांचौर है इसका प्राचीन नाम क्या है बच्चों? सत्यपुर। उपनाम क्या है? और पाली जो संभाग है इसमें कितने जिले आते हैं बेटा? 4 जिले आते हैं। तो इसमें लिखो आगे पाली के ब्रैकेट में 4 जिले। ठीक है, 4 जिले। तो ये इजी इजी है बेटा। एक तो सांचौर जिला पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो सांचौर ही कर लेते हैं। दूसरा जिससे ये बना है जालोर, और एक ये पाली जिस नाम से संभाग है, और एक इनके पास में आता है सिरोही। सिरोही। तो वर्तमान में पाली संभाग में कितने जिले हैं बेटा? 4 जिले हैं। एक तो पाली संभाग से याद रख लेना पाली, जालोर और सांचौर, और एक कौन सा हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। ये राजस्थान के वर्तमान में इसमें 4 जिले आते हैं। इसके बाद में आपको लिखना है बेटा इसमें उपखंड और तहसीलें। इसमें उपखंड उपखंड 4 है बेटा इसमें। तो तहसीलें कितनी होगी बेटा इसमें? कितनी है? 4। तहसीलें कितनी है इसमें? 4। तो इजी हो गया ना बेटा। देखो जिला पढ़ रहे हैं सांचौर, ठीक है। सांचौर आता है पाली संभाग में। तो पाली संभाग में कितने जिले? 4 जिले। सांचौर जो हमारा जिला है उसमें कितने उपखंड? 4। कितनी तहसीलें? 4। उपखंडों के नाम लिखना बेटा सांचौर, बागोड़ा, सांचौर, बागोड़ा, चित्तलवाना, चित्तलवाना और रानीवाड़ा। और रानीवाड़ा। तो 2 तो आपको याद ही रह जाएंगे, सांचौर और बागोड़ा, चित्तलवाना और रानीवाड़ा। तो यही चारों क्या होगी बेटा? तहसीलें होगी। तो लिख दो इसमें, इनके नाम लिख देना, सेम एरो मत लगा देना कहीं। सांचौर, बागोड़ा, चित्तलवाना और रानीवाड़ा। रानीवाड़ा लिख लिया बेटा। ये इसकी 4 तहसीलें और 4 ही क्या है? उपखंड है। और पाली संभाग में कितने जिले? 4 जिले। तो कौन कौन से इसके उपखंड है बेटा? सांचौर, बागोड़ा और चित्तलवाना और रानीवाड़ा। तो अब आप मेरे को वापस से 4 चीजें बताओ। पाली संभाग में कौन कौन से जिले? ठीक है। सांचौर जिले के अंदर कितनी तहसीलें? कौन कौन सी? सांचौर, बानोड़ा, चित्तलवाना और रानीवाड़ा। कितनी तहसीलें? कौन कौन सी? सांचौर, बानोड़ा, चित्तलवाना और रानीवाड़ा। तो ये सारी चीजें आपको 4 के माध्यम से याद रहेगी। अब लिखो इसकी सीमा। सीमा भी 4 जिलों से लगती है बेटा इसकी। हाँ, और आपको पता है बेटा एक चीज देखना, यहां मैंने लिख दिया कि इसे राजस्थान का क्या कहते हैं बच्चों? पंजाब कहते हैं। पेन को मुंह में नहीं लेते बेटा, पेन को मुंह में नहीं लेते। तो अब मैं आपको बता रहा था कि भाई इसको राजस्थान का पंजाब क्यों कहते हैं। सांचौर को राजस्थान का पंजाब क्यों कहते हैं? लिखोगे इसके ब्रैकेट में कर देना बेटा, इस क्षेत्र में
हाँ, इस क्षेत्र में 5 नदियां बहती है, इसलिए इसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं बेटा। इस क्षेत्र में 5 नदियां बहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। लिख लिया? बस ओके। अब इसमें लिखना है सीमा, कि इसकी सीमा जो है वो कितने जिलों से लगती है। तो कितने जिलों से लगती है बेटा? 4 ही जिलों से। कि जैसे हमने बना लिया कि ये जिला है सांचौर, तो इसमें लिख दो बेटा सीमा जो लगती है बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही। एक तो कर दो बेटा इसकी सीमा लगती है किसके साथ? जालोर के साथ। एक इसकी सीमा लगती है सिरोही के साथ। इसकी सीमा लगती है बालोतरा के साथ। और इसकी सीमा लगती है बाड़मेर के साथ। बाड़मेर के साथ इनकी क्या लगती है? सीमा। ये जो सीमा देख रहे हो ना बेटा आप लोग, ये इतनी सीमा तो लगती है किसकी? जिलों के साथ। ठीक है, ये सीमा तो लगती है जिलों के साथ। और ये जो सीमा इधर से लगती है किसके साथ लगती है बेटा? अरे गुजरात के साथ। बाड़मेर से ऊपर है अपने रेड क्लिफ रेखा, है ना? तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये जो सीमा लगती है यहाँ, इसकी सीमा लगती है किसके साथ बच्चों? गुजरात के साथ। मतलब ये अंतर राज्य सीमा भी बनाता है। कौन सा जिला? सांचौर जिला अंतर राज्य सीमा बनाता है। ठीक है ना? तो अंतर राज्य सीमा ये केवल एक ही राज्य के साथ बनाता है, और वो राज्य हो जाएगा हमारा कौन सा? गुजरात। ठीक है, तो 4 जिले हैं पाली संभाग में, 4 उपखंड है सांचौर जिले में, 4 तहसीलें हैं सांचौर जिले में, 4 ही जिलों के साथ क्या लगाता है? ये सीमा बनाता है, और एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, और वो वाला राज्य आपका गुजरात है बेटा। ठीक है, अब आपने एक चीज पहले सुनी होगी बेटा, देखना ध्यान से, कि जैसे हम लोग इस प्रकार से जैसे अपना राजस्थान बनाते थे बेटा, अपना यहां तक, ये मान लेते हैं हमारी ये वाली जो सीमा है, ये हमारी रेड क्लिफ लाइन है ना? इस पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती थी बाखासर, बाड़मेर, और ये हिंदू मलकोट या कोणा गांव से शुरू होती थी ये। ठीक है बेटा, यहां तक ये वाली जो सीमा है, इसमें हम पहले जो पढ़ते थे, आराम से सुनते रहना बेटा, कि भी ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसके निकट जिला मुख्यालय कौन सा है, ये पढ़ते थे हम लोग पहले। तो निकट श्री गंगानगर था बेटा, कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? तो श्री गंगानगर, लगभग 26 किलोमीटर की दूरी आती है। तो ध्यान से सुनना कि पहले ना बेटा जिला, अब देखो यहां होता था इस प्रकार से, मान लो बाड़मेर था, यहां तक, मतलब ये बाड़मेर तक सीमा आती है। लेकिन अब ध्यान रखना कि मैं आपको एक चीज बता दूं, कि यहां अवस्थित है कौन सा जिला मुख्यालय? सांचौर। ये तो आपको पता ही है कि सांचौर और बाड़मेर की तो सीमा बन लगती थी, अपने नर्मदा नहर पढ़ते थे, सांचौर जालौर की जो सीमा वो बाड़मेर के साथ लगती है। तो अब यहाँ अब आप देखो कि श्री गंगानगर वाली जो दूरी है ना, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो गंगानगर वाली दूरी है ये ज्यादा दिख रही है, लेकिन सांचौर की दूरी देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित नहीं है ये जिला मुख्यालय, बट ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटतम जिला मुख्यालय हो गया है। और ये जिला मुख्यालय है बेटा आपका कितना, कहां से आया, कितने किलोमीटर दूरी है? 13 किलोमीटर दूरी है। आई क्या बात समझ में, कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सांचौर। पहले कौन सा था? श्रीगंगा। अब आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर, तो इधर हमारा पूर्वी जिला तो कौन सा है बेटा? हमारा धौलपुर होगा। समझ गए क्या बेटा मेरी बात को?
कि भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर। सबसे निकट कौन सा जिला मुख्यालय? सांचौर। पहले कौन सा होता था? श्री गंगानगर होता था। ठीक है, अब लिखो इसमें आगे कि इसकी सीमा जो है वो 4 जिलों के साथ लगती है। लिख लिया? एक राज्य के साथ लगती है। कौन सा राज्य? गुजरात के साथ। यदि आपने लिख लिया है तो पहले तो लिखो नदी भी, इस जिले की प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है? इस जिले की प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है? नदी। तो नदी तो आपको पता ही है बेटा, इस जिले की प्रमुख नदी है कौन सी? लूणी नदी। इस जिले की प्रमुख नदी है लूणी नदी। और आपको अगर याद है कि आपने इससे पहले अगर लूणी नदी के बारे में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा ना कि लूणी जो नदी है वो अजमेर से, नाग पहाड़ अजमेर से या आना सागर झील अजमेर से निकलती है। अजमेर में इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा? सागरवती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसमें सरस्वती नाला आकर मिलता है, वहां से इसका नाम लूणी नदी हो जाता है। और ये लूणी नदी नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर से होते हुए सांचौर, जालोर से होते गुजरात में चली जाती है। ऐसा ही पढ़ते थे। और हम पहले ये भी पढ़ते थे कि लूणी नदी का जो क्षेत्र है वो जालोर में रेल या नाड़ा कहलाता है। कई जगह नेस्टा भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कि रेल, नाड़ा या नेस्टा कहलाता है। तो अब देखो अंतिम में कौन सा शहर है? सांचौर जालोरी तो है। ये अपने जोधपुर, पाली, नागौर ऐसे बाड़मेर पढ़ते पढ़ते आए और अंत में कौन सा है बेटा? सांचौर, या पहले हम जालोर पढ़ते थे। तो इसके आगे लिख देना बेटा, लूणी नदी के किनारे अंतिम शहर, लूणी नदी के किनारे अंतिम शहर, लूणी नदी के किनारे अंतिम शहर, लूणी नदी के किनारे अंतिम शहर सांचौर है। लूणी नदी के किनारे अंतिम शहर सांचौर है। अंतिम शहर सांचौर। ठीक है बेटा। दूसरा लिखना बेटा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी लिखोगे। नर्मदा नदी के नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र में, नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र में राजस्थान के, राजस्थान के 2 जिले, नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र में राजस्थान के 2 जिले, नंबर 1 लिखो सांचौर और नंबर 2 लिख दो बाड़मेर। सांचौर और बाड़मेर। बाड़मेर और पाली शब्द में बहुत ही अंतर है बेटा। एक तो बाड़मेर और एक पाली, है ना। बाली द्वीप पढ़ाया ना मैंने आपको, कहाँ है बाली द्वीप? इंडोनेशिया में। ठीक है, बाली द्वीप इंडोनेशिया में, जिसको हिंदुओं का द्वीप कहते हैं। और G20 सम्मेलन के एक बार बैठक हुई थी बाली द्वीप पर, इंडोनेशिया का, जिसे हिंदुओं का द्वीप कहते हैं। तो अब नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, कौन कौन से? मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ बेटा। ये सांचौर जालोर हो गया ना बेटा, देखना ये सांचौर जालोर है। अब इसके नीचे ऐसे होते हुए ये हमारा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ये वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र से इधर ये कौन सा क्षेत्र है बेटा? मध्य प्रदेश। तो ये कौन सा क्षेत्र है? गुजरात का क्षेत्र है ये। तो आराम से देखना कि ये मध्य प्रदेश और गुजरात का क्षेत्र हो गया। अब इसमें यहां से सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, बैतूल जिला है मध्य प्रदेश में। ये बैतूल जिला मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा स्थान से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी निकलती ऐसे। ठीक है, अब ये नर्मदा और एक है ना ताप्ती नदी भी है ना बेटा। ताप्ती को सूर्य पुत्री कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये पश्चिम से, ये सॉरी पूर्व से किस ओर बैठ रही है? पश्चिम की ओर। और ताप्ती शब्द का अर्थ देखो, ताप सूरज भी कौन से?
सूर्योदय कहां से होता है? पूर्व में, अस्त कहां होता है? पश्चिम। ठीक है, इस कारण थोड़ा को लॉजिक। और नर्मदा जो नाम है ना, ये भगवान शिव की पुत्री का नाम है, नर्मदा। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब मैं आपको बता रहा था कि ये जैसे कि इस प्रकार से आते, तो एक राज्य तो कौन सा हो गया बेटा? मध्य प्रदेश। नदी का नाम कौन सा है? नर्मदा नदी। तो एक का तो नाम हो गया कौन सा? मध्य प्रदेश। दूसरे का नाम हो गया गुजरात। तीसरा हो गया राजस्थान। तो अब ये राजस्थान में कैसे जाती है देखना, कि यहां से एक, यहां एक बांध तो है, सरदार सरोवर बांध, आपने देखा सुना होगा कि नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और इसी सरदार सरोवर बांध के निकट जो है अपने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छा ऐसे बना देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, तो ये भी यहीं इसके पास बनाई गई है। ठीक है, तो अपने बात करते हैं कि यहां से एक नहर निकाली गई बेटा, इस नहर का नाम है नर्मदा नहर। और ये नर्मदा नहर देखो कि भाई मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तीन राज्यों में, तीन राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। और ये नर्मदा नदी है ना बेटा, देखो यहां से प्रवेश करेगी, तो ये क्षेत्र कौन सा है? सांचौर का आ गया। सांचौर का ये वाला जो क्षेत्र है ना बेटा, इसको कहते हैं अपने नर्मदेश्वर घाट। जहां से ये प्रवेश करती है ना बेटा, इसको क्या कहते हैं? नर्मदेश्वर घाट कहते हैं। और ये जो गांव है ना बेटा, ये गांव है सिल्लू गांव। सिल्लू गांव है। और तहसील हो जाएगी, पहले तहसील होती थी सांचौर और जिला होता था जालोर। तो अब हम सीधा सिल्लू गांव और कौन सा लिख देंगे बेटा? सांचौर लिख देंगे। समझ गए? यहां से ये जो नदी नहर है, नर्मदा नहर, ये प्रवेश करती है। इसका नाम लिखते हैं, ये नर्मदा नहर, वो नर्मदा नदी है बेटा। ठीक है ना, ये नर्मदा नदी है। और ये जो है वो नर्मदा, कहां थे इतने दिन आप? क्या हुआ? अच्छा वैसे ही गए हुए थे। ठीक है, नर्मदा नहर टॉफी लेके आए क्या? हाँ, नहीं लेके आए क्या? चलो ठीक है, कल लेके आना। दो अब बात कर रहे थे अपने कि ये प्रवेश कहां से करती है? नर्मदेश्वर घाट, सिल्लू गांव है और सांचौर जिला, यहां से ये प्रवेश करती है। अब यहां से प्रवेश करने के बाद जो है ये सांचौर से ऐसे होते ऊपर कौन सा आ गया बेटा? बाड़मेर। तो सांचौर और बाड़मेर में ये क्या करती है? सिंचाई होती है। इसका मतलब नर्मदा नहर का पानी पहुंच रहा है ना यहां तक। तो नदी के संदर्भ में हम लिखेंगे कि नर्मदा नहर के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते हैं जहां तक नर्मदा का पानी पहुंचता है। तो वो हमारे जिले आ जाएंगे। एक तो अब वर्तमान में बोलेंगे सांचौर और दूसरा हो जाएगा बाड़। यहाँ मोनकी है, भीमगोड़ा है, बहुत सारी क्या यहाँ से शाखा निकलते हैं, बालेरा है, रतोड़ है ना। तो यहाँ से बहुत सारी इनकी धारा निकलती है, शाखाएं निकलती है। और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा बेटा कि यहाँ पर एक पाइपलाइन है, भीनमाल। भीनमाल, सांचौर, जालोर, आपने नाम सुना होगा। तो भीनमाल जो है यहाँ पर पाइपलाइन है। और ये जो इस क्षेत्र में सिंचाई होती है ना बेटा, ये फुहारा पद्धति से सिंचाई होती है यहाँ पर। ठीक है, नर्मदा नहर से राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फुहारा पद्धति या ड्रिप्स, अपने एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, तो वो सिंचाई की जाती है। तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नहर से ये जो है नर्मदा परियोजना हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई बेटा कि सांचौर जिला जो है इससे ये क्षेत्र लाभान्वित है। तो नदी अगर आपने लिख ली है तो लिखना बेटा नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। और नर्मदा नहर परियोजना में लिखो बेटा, शुरू हुई थी 27 मार्च 2008 को। शुरू हुई थी 27 मार्च 2008 को। इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान लाभान्वित है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान लाभान्वित है। गुजरात लाभान्वित है। लिखो, नर्मदा नहर से या नर्मदा नहर गुजरात के बाद, मतलब गुजरात में बहने के पश्चात या गुजरात के बाद नर्मदेश्वर घाट, नर्मदेश्वर लिखा हुआ है बढ़िया,
ऊपर नर्मदेश्वर घाट, नर्मदेश्वर घाट, नर्मदेश्वर घाट, सिलू गांव, ब्रैकेट में कर दो सांचौर, ब्रैकेट में कर दो सांचौर से राजस्थान प्रवेश करती है, सांचौर से राजस्थान प्रवेश करती है, सांचौर से राजस्थान प्रवेश करती है, तथा तथा सांचौर व बाड़मेर में सांचौर व बाड़मेर में, सांचौर लिखा है ना बेटा, वह बाड़मेर में, ये लिख देना फुआरा पद्धति, फुआरा पद्धति या ड्रिप सिस्टम बोल सकते हो बेटा इसको, फुआरा पद्धति या ड्रिप सिस्टम, फुआरा पद्धति, इसके लगाओ ऑब्लिक, ऐसे ऑब्लिक लगाओ और लिखो ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम इंग्लिश में लिख लेते तो ड्रिप सिस्टम लिख दिया क्या, ड्रिप सिस्टम द्वारा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है या सिंचाई होती है या सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। अब आप मेरे को बताओ कि दो जिले हो गए, एक तो सांचौर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, बाड़मेर। अगर आपसे पूछ ले कि नर्मदा नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, तो सांचौर में होती है, बाड़मेर में होती है, तो लिखना इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला सांचौर है, इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला, इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला सांचौर है, इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला सांचौर है, लिख लिया। तो इसमें आप लोग लिख दो इस नर्मदा नहर की जो राजस्थान में शाखाएं हैं वो दो तीन लिख दो, मैं नाम लिखवा देता हूं। नर्मदा नहर की सांचौर और बाड़मेर में शाखाएं, ऐसे लिख दो, नर्मदा नहर की सांचौर व बाड़मेर में शाखाएं, सांचौर व बाड़मेर में शाखाएं। नंबर एक लिखो बेटा बालेरा, 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 घर पे मन नहीं लगा क्या, घर पे मन नहीं लगा, लिख लिया क्या, क्या लिखा है बालेरा। दूसरा लिखो रतोड़, रतोड़, बालेरा, रतोड़, मोनकी, बालेरा, रतोड़, मोनकी, भीमगोड़ा। क्या हुआ इसमें, ऐसे क्यों हंस रहे हो आप लोग, क्या हुआ, आप लोग, मैं आपको शाखाएं पढ़ा रहा हूं और आप कहां घूमे जा रहे हो, हाँ? लिख रहा है आपको, क्या लिखा, बालेरा, रतोड़, मोनकी, भीमगोड़ा, गोड़ा, हाँ भीमगोड़ा, और एक और लिख दो बेटा, एक और लिख दो भीनमाल पाइपलाइन, भीनमाल, अपने जीरा मंडी नहीं पढ़ते क्या, पढ़िए ना, जीरा मंडी, भीनमाल जालोर, ये सांचौर जालोर, हाँ तो ये इतनी जो है ना बेटा, ये शाखाएं मान लो एक पाइपलाइन है, इनसे सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है या इससे जो है पेयजल व्यवस्था उपलब्ध होती है, तो ये यहाँ पर सिंचाई होती है। तो ये आपको किसकी पूरी बातें पता चल गई बेटा, नर्मदा नहर परियोजना की, भी कब शुरू हुई, इसके कौन कौन से जिले हैं, है ना, कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्य है, ये सारी बातें आपको पता चल गई है। अब इसके बाद में लिखो बेटा सांचौर पशु मेला, सांचौर पशु मेला,
सांचौर पशु मेला। बस ये भी आगे सांचौर में भरता है, तो इसका तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा लिखना बेटा, सेवाड़िया पशु मेला। नहीं नहीं बेटा रुको, सेवाड़िया, जिसका इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखवा दूंगा बेटा, सेवाड़िया पशु मेला। सेवाड़िया पशु मेला। और ये लिख देना बेटा ब्रेक में, ये रानीवाड़ा में भरता है बेटा। रानीवाड़ा लिखा है ना हम लोगों ने, एक उपखंड बनाया था, तो ये लिख देना बेटा रानीवाड़ा सांचौर। कई बार स्थान पूछ लिया जाता है बेटा, रानीवाड़ा सांचौर में भरता है बेटा, रानीवाड़ा सांचौर में भरता है। इसके बाद में लिखना बेटा मयूर संरक्षण केंद्र, या मोर संरक्षण लिख लो या मयूर लिख लो, एक ही बात है। मयूर संरक्षण केंद्र लिख लिया, मयूर संरक्षण केंद्र। इसमें लिख दो आगे चित्तलवाना सांचौर, देवड़ा स्थान है, तो ऐसे लिख दो देवड़ा ये स्थान है, चित्तलवाना और जिला कर देना बेटा सांचौर। यहां पर जो है ये मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, और इसकी स्थापना जो है वो बाद में लिख लेंगे। अब एक बार आप लोग लिखना, जो सांचौर पशु मेला लिखा है ना आपने, उसमें दो चीजें लिखना बेटा, कांकरेज व मुर्रा भैंस। इसमें सबसे ज्यादा कौन से पशु आते हैं? कांकरेज, गाय की नस्ल पढ़ी है ना बेटा हम लोगों ने, कांकरेज। और इसको क्या कहते हैं? कांकरेज को हम लोगों ने अजमेरा और रेंडा भी तो पढ़ा है, या वो गिर को पढ़ा था? गिर है क्या? गिर जो है वो अपने भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। राजस्थान में हमने राठी नस्ल पढ़ी थी, सर्वाधिक दूध देने वाली। कांकरेज का जो प्रजनन केंद्र हमने कोडमदेसर बीकानेर पढ़ा था, याद है आपको? कांकरेज का प्रजनन केंद्र कोडमदेसर बीकानेर पढ़ा था हम लोगों ने। और कांकरेज सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, कनक कनक कर चलती है, कठोर भूमि जोतती है, और चाबुक नुमा इसकी पूंछ होती है बेटा, है ना? चाबुक नुमा, वही कांकरेज गाय, कांकरेज। और दूसरे लिखना मुर्रा, मुर्रा तो भैंस है, कल ही चर्चा में थे, 21 करोड़ का इन्होंने जो मुर्रा भैंस का जो एक नर या भैंसा बोलते हैं जिसको, वो बेचा है, ठीक है, 21 करोड़ रुपए का। तो ये कल भी चर्चा में था, मुर्रा भैंस याद रखनी है बेटा, ठीक है बेटा। तो मुर्रा भैंस, ये सबसे ज्यादा पशु कौन से मेले में आते हैं बेटा? सेवड़िया पशु मेले में आता है। और मैंने आपको एक चीज और बताई है कि मुर्रा भैंस का जो स्पेशल मेला है वो बहरोड अलवर में भरता है, याद है ना आपको? क्योंकि अलवर में सबसे बहरोड, अब तो जिला अलग हो गया है, बहरोड कोटपुतली, लेकिन पहले हम पढ़ते थे कि अलवर में सबसे ज्यादा राजस्थान में भैंसें पाई जाती है, और न्यूनतम भैंसें जैसलमेर में है, और भारत में सर्वाधिक भैंसें उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में आपको लिखना है अंतरराष्ट्रीय सीमा के, नई लाइन से लिखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है बच्चों? सांचौर। और ब्रैकेट में कितने किलोमीटर करोगे? 13 किलोमीटर, शाबाश, 13 किलोमीटर, ठीक है। और आपको जब मैंने पशुधन करवाया था तब उस समय मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में पहला गोमूत्र बैंक, मैंने आपको बताया, अपने तो पवित्र मानते हैं ना बेटा, और अपने तो कई बार पूजन वगैरह होते हैं, हवन वगैरह होते हैं, उसमें सिंचा भी जाता है इसको, तो यहाँ ध्यान रखने कि गौमूत्र को सिंचा जाता है, मतलब सांचौर, पहले इसके आगे जालोर लगाते थे, अब सीधा क्या है? सांचौर। तो लिखो राज्य का पहला गोमूत्र बैंक, राज्य का पहला गोमूत्र बैंक। अब तो मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर है ना बेटा, जो यूरिया, डीएपी, रे सफरे जो है, इनका प्रयोग हम लोग क्या कर रहे हैं?
कम करने का प्रयास जो सरकार कर रही है, मतलब जैविक खेती को, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है ना सरकार, तो उस कारण क्या है कि उन्होंने, और मैंने आपको पढ़ाया कि एक कामधेनु परियोजना शुरू की गई थी, और उसमें यही था कि देसी नस्ल के जो पशु है उनके लिए कि अच्छी क्वालिटी के क्या बनाना बेटा, ये जो फार्म होते हैं गायों के लिए, जो फार्म बनाए जाते हैं, डेयरी फार्म जिनको बोलते हैं, तो वो बनाना। तो अब ऐसा कह रही है सरकार कि भी अगर आपके पास एक देसी नस्ल की गाय है ना बेटा, तो उससे आप 20 बीघा खेती का फर्टिलाइजर पूरा कर सकते हो। एक गाय का अगर आप लोग पालते हो, सरकार दे रही है ऐसी योजना कि भी अगर आप लोग उसका मतलब जो गोबर है, उसका जो गौमूत्र है, उसको अगर आप लोग मतलब कन्वर्ट करते हो कंपोजिट खाद में या अच्छी खाद तैयार करते हो ना, तो आपको 20 बीघा खेती में कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण ये बढ़ावा दिया जा रहा है। तो और आजकल तो काफी लोगों ने बिजनेस भी बना रखा है इस चीज को ना, वो जो है गांव से जैसे अलग अलग घरों में अपने इकट्ठा तो करते ही हैं, तो उनसे वो खरीदते हैं, 2,000 रुपये हिसाब से या किसी ट्राली वगैरह में लेके जाते हैं, तो उस हिसाब से खरीदते हैं, फार्म पर ले जाते हैं, फिर उसमें अनेक प्रकार की विधियों से वो खाद, जैसे आपने देखा ना अपने जो गौशालाएं होती है उनमें एक अलग से जो अच्छी खाद तैयार की जाती है, फिर उसको गांव में किसी को भी जब आवश्यकता होती है तो फिर वो गऊओं के लिए वो कुछ ऐलान कर देते हैं कि भाई हम लोग इतनी गेहूं दे देंगे, या बेटा इतनी जो ये अपने चारा वगैरह होता है ना, ये कर देंगे, भाई हम इतना ये दे देंगे, हमें खाद चाहिए, तो फिर वो या तो उस हिसाब से टाई अप कर लेते हैं, या वो चारे के लिए कोई पैसे वगैरह दे देते हैं। तो गौशालाओं में वैसे होता है ना ऐसा। क्या हुआ? तो अब लिख लो, फिर ज्यादा हो गया क्या? तो ठीक है, अब लिखो राजस्थान का। और मैंने आपको सीमन बैंक भी तो करवाया, राजस्थान का पहला सीमन बैंक, सीमन बैंक का मतलब वीर्य बैंक जो है, राजस्थान का पहला बस्सी चक जयपुर में करवाया गया, स्थापित किया गया था। राजस्थान का पहला सीमन बैंक मतलब वीर्य बैंक जो है वो कहां पर, बस्सी चक जयपुर में, दूसरा जोधपुर में स्थापित किया गया था। लेकिन ये गौमूत्र जो बैंक है ये सबसे पहला कहां स्थापित किया गया, राज्य में सांचौर में स्थापित किया गया था। ओके, बाकी कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये 2 जिले कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। कल हम सलूम्बर जिले की, ये इजी है बेटा दोनों के दोनों जिले, तो ये याद करके आना, फिर सुनेंगे भी, कल ही सुनेंगे आपसे, आज तो कोई बात नहीं, आपको याद है तो याद रखो बेटा उसको। ये जो जिले पढ़ रहे हैं ना बेटा अपने, अभी नए नए वाले तो पढ़ के आना बेटा, जरूरी तो वो है, पुराने वाले तो इतिहास कल्चर कहीं ना कहीं आने वाले ही हैं, ठीक है। तो नए वाले जो है वो ये पढ़ के आना बेटा। इसमें मनोज जी